देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। TV9 भारतवर्ष के इस वॉर रूम में आज की सबसे बड़ी खबर, क्या वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई? क्योंकि दुनिया में एक हिस्से में हमला हुआ, इसके बाद जंग की शुरुआत अब तय मानी जा रही है। कैसे ईरान की शह पर बारूद के ढेर पर है खाड़ी, और क्या है ड्रैगन की आर्मी का नया ढोंग? जिनपिंग की कायर सेना का नया वीडियो भी आपको दिखाएंगे। भारत के धांसू प्लान से क्यों चीन और पाकिस्तान के प्राण सूखे हुए हैं, यह भी आपको पता चलेगा। आपको लेकर चलेंगे बेंगलुरु, जहां सिर्फ एक विवादित पोस्ट के बाद पूरे शहर को आग के हवाले कर दिया गया। TV9 पर आपको बेंगलुरु से पहली ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देश का बुलेटिन। ईरान और अमेरिका में एक बार फिर ठन गई है। इराक में यूएस दूतावास पर रॉकेट से हमला किया गया। दूतावास की बिल्डिंग के पास 3 रॉकेट गिरे, जिससे अमेरिका का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच गया है। हमले का शक ईरान समर्थित शिया चरमपंथी गुटों पर है। अब अमेरिका के एक्शन की खबर से खाड़ी में हलचल तेज हो गई। ईरान अमेरिका में युद्ध होने वाला है। ईरान की शह बारूद के ढेर पर खाड़ी। ईरान में यूएस दूतावास पर रॉकेट से हमला। ये पहली तस्वीर देखिए, इराकी टीवी पर एक अमेरिकी कमांडर, लेकिन चंद सेकंड के बाद ही अमेरिकी कमांडर के पीछे तेजी से हलचल मचती है और कमांडर टीवी स्क्रीन छोड़कर निकल जाता है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से इस अमेरिकी सैनिक को वहां से निकलना पड़ा। तो अब ये तस्वीर देखिए, आसमान में आग का गोला और जमीन पर खौफ बढ़ा। बारूदी धुएं से आसमान भर गया। बड़े हमले की आहट, अफरा तफरी का आलम। इराक में यूएस दूतावास पर रॉकेट से हमला किया गया। दूतावास की बिल्डिंग के पास 3 रॉकेट गिरे। हमले के वक्त अमेरिकी फाइटर जेट उड़ान भर रहे थे। बताया जा रहा है कि अमेरिकी गठबंधन सेना को टारगेट करने के लिए हमला किया गया था। खाड़ी में टेंशन हाई है, अमेरिका लेगा बदला। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच टकराव लगातार जारी है। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था। कासिम सुलेमानी को ईरान का दूसरा सबसे ताकतवर शख्स का ओहदा मिला हुआ है। कासिम के मारे जाने के बाद से ही ईरान लगातार अमेरिका पर निशाना साध रहा है। इराक में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ईरान लगातार हमलावर है। इसकी वजह से खाड़ी में टेंशन हाई है, क्योंकि अमेरिका भी अब मौके की ताक में है। उसे जब मौका मिलेगा वो ईरान पर अटैक करेगा। तो हर मोर्चे पर चीन बुरी तरह घिरा हुआ है, लेकिन चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अब की एक और जहरीली साजिश चीन की सामने आई है। एक ऐसा रहस्यमयी पैकेट जिससे अमेरिका भी टेंशन में आ गया है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड, कोरोना वायरस और साउथ चाइना सी जैसे मुद्दों पर तनाव गहराया हुआ है, लेकिन चीन अपनी जहरीली साजिश से बाज नहीं आ रहा। एक के बाद एक खतरनाक चालें चल रहा है। अमेरिका को डराने के लिए गंभीर रणनीति बना रहा है। चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि हर हाल में अमेरिका को चोट पहुंचाना है। अब चीन के खौफनाक साजिशों की और तस्वीरें सामने आई हैं। पहले इन तस्वीरों को देखिए। देखा आपने मास्क, बीज और ज्वेलरी, चीन की ये नापाक साजिशें जो दुनिया के सामने आ गई हैं। दरअसल चीन से कुछ ऐसे रहस्यमयी पैकेट भेजे जा रहे हैं जिन्हें लेकर प्रशासन की नींद उड़ी है। चीनी एड्रेस से ये पैकेट भेजे जा रहे हैं। पैकेट के ऊपर चीन के शहरों के नाम हैं। इन रहस्यमय पैकेटों को देखकर लोग हैरान और परेशान हैं। मास्क और बीज ही नहीं, ज्वेलरी भी डाक के जरिए आ रही है। करीब 2 महीने से अमेरिका के कम से कम 9 राज्यों में ऐसे पैकेट्स भेजे गए हैं। खास तौर पर ये बीज किस चीज के हैं किसी को नहीं पता। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने इस बारे में बयान जारी कर कहा है कि उसे चीन से आए ऐसे पैकेट्स के बारे में जानकारी मिली है और इसकी जांच की जा रही है। विभाग ने ऐसे लोगों से स्टेट प्लांट रेगुलेटरी ऑफिशियल या AP
APHIS या एफिस स्टेट प्लांट हेल्थ डायरेक्टर से संपर्क करने के लिए कहा है। लोगों से कहा गया है कि वे पैकेट को मेलिंग लेबल के साथ संभाल कर रखे और अनजान बीजों को बोए नहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका, कई देशों में इस तरह के रहस्यमय पैकेट भेजे जा रहे हैं। जाहिर है खतरा बड़ा नजर आ रहा है। ऐसे में अब अमेरिकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पैकेट्स को इकट्ठा कर रहा है और उनका टेस्ट कर ये पता लगाया जा रहा है कि ये पैकेट्स में भेजे गए बीज अमेरिकी कृषि या पर्यावरण के लिए खतरा तो नहीं है। साथ ही रहस्यमय पैकेट को नहीं खोलने पर भी अलर्ट जारी किया गया है। और दिल्ली एनसीआर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब छापेमारी की तो इस काले कारोबार में चीनी नागरिकों के शामिल होने का खुलासा हुआ। वहीं हवाला कारोबार से जुड़े चार्ली पेंग की 5 फर्जी कंपनियों पर भी शिकंजा अब कस दिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा खेल उजागर हो रहा है। एक के बाद एक 21 ठिकानों पर छापेमारी, 300 करोड़ की खबर, 1000 करोड़ का कारोबार। खबर मिलते ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सक्रिय हुआ। पूरी तैयारी के साथ एक के बाद एक कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू हो गई। राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आईटी विभाग ने अपनी टीम के साथ छापा मारा। खुलासा हुआ करोड़ों के हवाला कारोबार का। दिल्ली सटे उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी इस काले कारोबार के तार हैं। यहां पर भी करोड़ों के काले कारोबार का खुलासा हुआ है। गुरुग्राम में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मारा तो 2 नंबर के इस कारोबार का आंकड़ा 1000 करोड़ तक पहुंच गया। ताबड़तोड़ छापेमारी और जांच के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने खुलासा किया कि इसमें चीनी नागरिक कुछ अपने जानने वाले भारतीयों के साथ मिलकर इस काले कारोबार को अंजाम दे रहे थे, जिसमें कई बैंक के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक चीनी नागरिकों के इशारे पर चाइनीज कंपनी की सब्सिडियरी कंपनियों और संबंधित लोगों ने शेल कंपनियों से भारत में फर्जी बिजनेस के लिए करीब 100 करोड़ का एडवांस लिया और रिटेल शोरूम खोलने के नाम पर निकाल लिए। धीरे धीरे 1000 करोड़ से ज्यादा की राशि जमा की गई और पैसे निकालकर हवाला के जरिए दूसरे देशों में भेजे गए। इस पूरे गोरख धंधे में विदेशी मुद्रा का भरपूर इस्तेमाल हुआ। अकाउंट में यूएस डॉलर और दूसरी विदेशी करेंसी जमा कराई गई। इनकम टैक्स विभाग को इस छापेमारी में कई अहम दस्तावेज हाथ लगे जो हवाला लेन देन के लिए इस्तेमाल किए गए। हालांकि इन कंपनियों के नाम का अब तक खुलासा नहीं हुआ। इस मामले में अभी भी छापेमारी जारी है। और बड़ी अपडेट बेंगलुरु से जो आ रही है वो आपको देते हैं। बेंगलुरु हिंसा में एसडीपीआई का एक नेता मुजम्मिल पाशा, इसे गिरफ्तार किया गया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता मुजम्मिल पाशा पर भीड़ को हिंसा के लिए भड़काने का आरोप लगा है। कल एक फेसबुक पोस्ट के बाद बेंगलुरु में जमकर हिंसा भड़की थी, जिसमें 60 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए थे। 3 लोगों की मौत भी हुई है। और कल रात में जले बेंगलुरु हिंसा का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें दंगाई हाथ में हथियार लिए साफ दिखाई दे रहे हैं। देखिए अब तक क्या बेंगलुरु हिंसा के मामले में क्या क्या हुआ है, क्या है अपडेट। बेंगलोर को जलाने वाली भीड़ का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि लोग अपने हाथों में हथियार लिए आगे दौड़ते जा रहे हैं। इस भीड़ ने बेंगलोर में भयंकर तोड़फोड़ की है। कल यानी मंगलवार की पूरी रात बेंगलोर धू धू कर जलता रहा। घर, कार, गाड़ियां, साइकिल, उपद्रवियों ने सब में आग लगा दी। उपद्रवियों ने विधायक आवास के कुछ हिस्सों में भी आग लगाई। मामला इतना बेकाबू हो गया कि पुलिस को फायरिंग करने की इजाजत देनी पड़ी। पुलिस के सामने फायरिंग के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। इस पूरे बवाल की शुरुआत एक फेसबुक पोस्ट से हुई थी। आरोप है कि कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के भतीजे ने फेसबुक पर एक भड़काऊ पोस्ट किया था। इस पोस्ट के बाद मंगलवार रात करीब 9:30 बजे भीड़ विधायक श्रीनिवास मूर्ति के घर और पूर्वी बेंगलोर के डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन दोनों पर एक साथ हमला कर दिया। इस हमले में 2 उपद्रवियों की मौत हुई है, 110 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है और 60 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। उपद्रवियों ने थाने पर पत्थर फेंके। इस पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। यहाँ हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठी चार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। उधर कांग्रेस विधायक ने आपत्तिजनक पोस्ट में अपनी भूमिका से इनकार किया है। विधायक का कहना है कि उनके भतीजे के जिस फेसबुक अकाउंट से आपत्तिजनक पोस्ट किया गया उसे हैक कर लिया गया था।
हालांकि श्रीनिवास मूर्ति और उनके भतीजे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। और बेंगलुरु से लगातार टीवी 9 भारतवर्ष आपको अपडेट दे रहा है कि ताजा हालात हैं क्या, ग्राउंड जीरो पर क्या हाल है। जहां कल रात दंगे हुए वहां ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है टीवी 9 भारतवर्ष। काफी अरसे के बाद जो है ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे को एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये हिंसा जनक इंसिडेंट तब भी हुआ जबकि बार बार पुलिस वाले बोलते गए कि आपको लॉ अपने हाथों में लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम हैं। तो मैं आपको अगर एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूँ जो मुझे मेरे सूत्रों के अनुसार से पता चला, वो ये है कि रात में जब ये ऐसा बोला जा रहा है कि 3000 की तादाद में जो ये लोग हैं, ये सब लोग डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन और केजी हल्ली पुलिस स्टेशन जो कि पुलकेशी नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर आते हैं, यहाँ पे जो है एकत्रित हो गए। तो अगर हमें डीजे हल्ली की बात करनी है, आप अगर मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूँ कि यहाँ पे जो है थोड़ा सा ये पैन करें जो पुलिस स्टेशन है, तो इस पुलिस स्टेशन में उस समय रात के समय में सिर्फ 8 से 10 पुलिस कर्मचारी थे। ये हमारे सूत्रों ने हमें बताया है कि सिर्फ 8 से 10 पुलिस कर्मचारी थे और ये लोग 1000 से 500 की तादाद में जो है इन लोगों ने एक साथ हल्ला बोल दिया इस पुलिस स्टेशन पे। तो अगर उन पुलिस वालों को मदद के लिए भी बुलाना है तो उनको रीइंफोर्समेंट जो है वो बुलाने में टाइम लगेगा। तो अगर इनको बाहर जाके लोगों को बोलना भी, इन लोगों को उतना भी वक्त नहीं दिया गया। इन लोगों ने बार बार जो है पुलिस वालों ने ऐसा बोला जा रहा है कि रिक्वेस्ट की जो प्रोटेस्टर्स थे उन लोगों से कि आपको जो है ये लॉ अपने हाथ में लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप हमें बताइए कि क्या हुआ है, क्या इंसिडेंट है, हम यहाँ पे आपकी प्रोटेक्शन के लिए हैं, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। पर इन लोगों ने बिल्कुल किसी की नहीं सुनी और एकदम जैसा कि आपने बोला सबीर, एकदम जो है इन लोगों ने हल्ला बोल दिया इस पुलिस स्टेशन पे। तो बेंगलुरु के ताजा हालात पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर, एनकाउंटर में हिजबुल का टॉप कमांडर ढेर कर दिया गया है। हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर आजाद लालहरी मारा गया है। पुलवामा के कामराजीपुरा इलाके में सुरक्षा बलों ने इस आतंकी को, दहशतगर्द को मार गिराया है। आतंकी के पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुआ है। इस एनकाउंटर में एक जवान की भी शहादत हुई है और एक जवान जख्मी है। हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर इस मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज सुबह से लगातार टीवी 9 भारतवर्ष पर हम अपडेट दे रहे थे। इरफान, पुलवामा के इस एनकाउंटर की ताजा अपडेट क्या है, आप बताएं जरा। बिल्कुल समीर, ये जो ऑपरेशन था रात के 2 बजे शुरू हुआ और करीबन 10 बजे खत्म हुआ। इसमें आजाद लालहरी जो पुलवामा का रहने वाला हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था, उसे मारा गया है। आजाद लालहरी ने 22 मई 2020 को एक पुलिस कांस्टेबल को जो है मारा था और उसकी हत्या में मुलव्वस था और अब तक ये पीएसए में भी यानी पब्लिक सेफ्टी एक्ट में भी डिटेन किया गया था। पहले ये ओवरग्राउंड वर्कर हुआ करता था हिजब का, उसके बाद एक्टिव हुआ। तो बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए। और दूसरी कामयाबी की खबर मैं आपको दे दूं, बांडीपोरा में पुलिस ने एक लश्कर तैयबा के एक्टिव मिलिटेंट को हिरासत में लिया। उससे बड़ी मात्रा में गोला बारूद हथियार बरामद किया गया और उसका नाम आकिब कहा जाता है, जो स्थानीय मिलिटेंट है, हंदवाड़ा का रहने वाला है और एक बड़े मिलिटेंट हमले की तैयारी में था, फिराक में था। और पुलिस का दावा है कि बड़ा हमला होने से पहले उसे दबोचा गया। जी समीर। चलिए इरफान, शुक्रिया आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। बांदीपुरा में लश्कर के एक आतंकवादी को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलवामा एनकाउंटर में टॉप हिजबुल कमांडर ढेर हो गया है। लगातार ऑपरेशन ऑल आउट जारी है जम्मू कश्मीर में और आतंकियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इस वक्त भारी तनाव है। बड़ी खबर यह है कि मुर्शिदाबाद में 2 गुटों में जबरदस्त झड़प हुई, घरों में तोड़फोड़ की गई और बमबारी भी की गई है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और इस पूरे इंसिडेंट की वजह क्या थी, इसकी पड़ताल की जा रही है कि आखिर यह नौबत कैसे आ गई, इतना जबरदस्त हंगामा कैसे हुआ। और वहीं बाढ़ ने कई इलाकों में जीना मुहाल कर दिया है। देखिए 12 साल के एक लड़के की कहानी, जिसने अपनी जान पर खेलकर एक राहगीर को बचाया। और फिर आपको दिखाएंगे कर्नाटक से 50 बंदरों का रेस्क्यू।
बाढ़ ने भारत के कई हिस्सों में इंसानों से लेकर जानवरों तक का जीना मुहाल किया हुआ है। पानी की रफ्तार में थोड़ी सी लापरवाही भी जान पर भारी पड़ सकती है, लेकिन छोटी उम्र में भी लोग ऐसे कारनामे कर देते हैं कि यकीन नहीं होता। मिलिए उत्तराखंड के रामनगर के रहने वाले 12 साल के सन्नी से, जिसने जान पर खेलकर 22 साल के युवक की जान बचा दी। दरअसल पानी के तेज बहाव में ये युवक बहता जा रहा था। कुछ लोग उसे देख भी रहे थे, लेकिन शायद पानी की रफ्तार से उनके सीने में खौफ था। तभी 12 साल का सन्नी अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में कूद गया और 15 मिनट में बहते हुए युवक को बचा कर ले आया। बचाए गए युवक का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। अब चलिए उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले में। हल्द्वानी में एक गाय का रेस्क्यू किया गया। ये गाय ऊपर के इलाके से गिरकर गौला नदी में जा पहुंची। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस के जवानों ने इसका रेस्क्यू किया। गौला नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इस नदी में अक्सर घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि ये नदी निचले इलाके में है और बस्तियां और सड़क ऊपर के इलाके में। अब देखिए कर्नाटक के पेड़ पर चढ़े इन 50 बंदरों को। दरअसल कर्नाटक के कई हिस्सों में बाढ़ ने तबाही मचाई हुई है। मकान, दुकान, इंसान, जानवर सब परेशान हैं। कर्नाटक के करीब 12 जिले इससे प्रभावित हैं। 50 बंदरों का झुंड पानी में फंस गया। जब इन्हें कोई सहारा नहीं दिखा तो बंदर पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन कुछ दिनों तक लगातार जलस्तर बढ़ता रहा। स्थानीय लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाया और वन विभाग को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने इन बंदरों का रेस्क्यू किया और सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। ये वीडियो 6 अगस्त का बताया जा रहा है। और फिल्म अभिनेता संजय दत्त की सेहत को लेकर उनकी पत्नी मान्यता दत्त का पहला बयान सामने आया है। संजू के सभी फैंस का शुक्रिया, ये लिखा है मान्यता दत्त ने। तो साथ ही साथ संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त ने यह भी लिखा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि संजय दत्त की सेहत को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार जो है वो भी गर्म है। मान्यता दत्त ये कह रही हैं कि संजू की सेहत को लेकर जो सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर चल रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।